नमस्कार दोस्तों। जो अपनी राजस्थान पुलिस की तैयारी वाली जो क्लासें चल रही थी उसमें अपने टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको बढ़िया से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे और साथ ही उनका एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक क्वेश्चन को, ताकि एक क्वेश्चन से कम 3 4 5 क्वेश्चन तो कवर में हो। तो आप कंसंट्रेट होके हमारे साथ रहिए और बेहतर तरीके से जो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसे कंटिन्यू हमारे साथ रखिए और हम आपको एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपका लक्ष्य है उसको हासिल करने में एकदम आपके साथ हैं। तो जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें से आपको 1 से 40 तक के क्वेश्चन जो सर ने करवा दिए थे, मैं आपको 41 से 90 तक जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ये अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है आज 41। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? इसमें आपका है जो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत, इस समय जो काल चल रहा था वो दिल्ली सल्तनत का चल रहा था, जो 1206 से 1526 तक चला था। उसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कवि थे, जो कवि के साथ साथ एक लेखक, शायर और संगीतकार। देखिए, अमीर खुसरो जो थे वो एक लेखक, शायर, संगीतकार। अमीर खुसरो, इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था 1253 को। इनके जो बचपन का नाम था वो मोहम्मद हसन था। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के बहुत लंबे पीरियड तक बहुत सारे जो शासक थे उनके जो काल में रहे, लगभग 8 शासक, बलबन से लेकर, और जो आपके मोहम्मद शाह तुगलक है, जो बलबन थे वो आपके जो चल रहा था, और वहां से लेकर तुगलक वंश जो चल रहा था उसमें एक शासक था मोहम्मद शाह तुगलक। उसके समय तक ये 8 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा और इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। और ये अपने गुरु से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे। इनके जो बताते हैं कि इनके गुरु की डेथ हो गई थी, उसके जस्ट एक दिन बाद में भी निजामुद्दीन औलिया की डेथ हो गई थी। और इन्होंने जो अपना बहुत सारी जो पुस्तकें लिखी हैं और क्या नाम से जो बहुत सारा साहित्य जो लिखा है और बहुत सारी जो चीजें इन्होंने अपने लिए लिख के गए हैं, ये इनमें से इसी कारण इनको भारत का तोता या तूतियाई हिंद बोला जाता है। ये एक आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का तोता किसे कहा जाता है, या भारत का तोता कौन से लेखक को कहा जाता है? भारत का तोता। भारत का तोता, भारत का इन्हें तोता कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे सितार हुआ, कव्वाली हुआ, खड़ी बोली हुई, उर्दू हुई, इनका आविष्कार किया था। ये इनके आविष्कारक माने जाते हैं। और इनकी जो बहुत सारे जो साहित्य में जो बुक्स हैं, जैसे नूह सिफिर, नूह, इस पुस्तक में इन्होंने भारत की प्रशंसा की है। नूह सिफिर में भारत की प्रशंसा की है। इन्होंने एक दूसरी बुक लिखी, तुगलकनामा। इन्होंने इसमें जो गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना करी थी, गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में ये लिखा है। तो दोस्तों ये आपके अमीर खुसरो थे। ये एक आपके बहुत अच्छे साहित्यकार थे दिल्ली सल्तनत के। आपका अगला क्वेश्चन,
आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन था ये था, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया था। देखिए दोस्तों ये भी आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित ही क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी वो 1206 में की थी। आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ऐबक जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने जो गुलाम वंश की स्थापना करी थी, ये करी थी 1206 में। और इसका गुलाम था ये जो रजिया थी, जो रजिया सुल्तान थी आपकी, इसका जो पिता था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की पुत्री थी आपकी रजिया। ठीक है दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो उस समय ये आपका जो ऐबक था ये गुलाम था। आपका जो मोहम्मद गौरी था उसका गुलाम था, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में यहाँ जो भारत में उसके जो राज्य थे उसका जो जिसको देखने का काम, या जिसको गवर्नर बनाया था मोहम्मद गौरी ने, वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है 1210 में। फिर उसके बाद में बोलता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की डेथ होती है 1236 में, और उसी समय रजिया जो उसकी पुत्र थी, उसके तीन लड़के भी थे, बैराम शाह वगैरह, फिरोज शाह वगैरह, उनको फिरोज शाह को कुछ समय के लिए राजा बनाया था, लेकिन वो एक अयोग्य राजा था। उसके बाद में रजिया को राजा बनाया गया था आपका 1236 में। रजिया पहली मुस्लिम महिला थी जो मध्यकालीन भारत में एक शासिका बनी, एक राजा बनी, पहली और आखिरी जो राजा बनी थी, दिल्ली के तख्त पर बैठी थी, ये पहली महिला थी। इसने जो किया वो मतलब बहुत अच्छे से शासन किया, और अपना मतलब एकदम ये जो दरबार में आती थी तो कोट पहन के आती थी, पुरुषों की वेश धारण करके आती थी। इसने पर्दा प्रथा त्याग दी थी, पुरुषों की भांति ये क्या नाम से घुड़सवारी करती थी, पुरुषों की भांति ही ये मतलब टोपी वगैरह पहन के हाथी की सवारी करती थी, ये सब रजिया करती। तो मतलब ये मानते हैं कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो उसका पतन नहीं होता। उस समय क्या है, मतलब एक तरीके से जो दरबार के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन्हें ये पसंद नहीं था कि हम एक महिला के अंडर काम करें, तो उन्होंने रजिया को मतलब एक तरीके से हटाने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, इसके समय जो इसका पिता था ना इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना क्या नाम से जब स्थापना करी थी जो दिल्ली सल्तनत की 1206 में, तो उस समय उसने मतलब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। पहला जो शख्स था दिल्ली सल्तनत का जो इल्तुतमिश था, उसी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सिपह सलार की उपाधि से ही खुश रहा, और मतलब चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की, इसी ने पहली बार अपनी मतलब दिल्ली को राजधानी बनाया। उससे पहले जो राजधानी थी वो लाहौर में ही थी, और फिर उसके बाद में इसने अपने शासन को सुचारू रूप से, मजबूत रूप से चलाने के लिए एक 40 गुलामों का दल बनाया, जिसे तुर्के चहलगामी भी कहा जाता है। 40 गुलामों का गुलामों को, जिसे दले चालीसा भी कहा जाता है, उसकी स्थापना करी। इसके फिर इसने, और जो इसका जो ये 40 गुलामों का दल था, ये शासन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता था, और इसी कारण इनको भी गवारा नहीं था कि एक महिला उन पे शासन करे। और रजिया की जो वो थी, एक पतन में मुख्य कारण था वो 40 गुलामों वाले जो दल था उनका ही था।
इल्तुतमिश के बारे में बात की जाए तो इन्होंने एक सबसे बड़ी जो काम था आपका वो क्या था, इन्होंने इक्ता प्रणाली, जो इक्ता प्रणाली थी उसकी स्थापना करी थी। देखिए दोस्तों, इक्ता प्रणाली क्या होती है कि सेवा के बदले उनको वेतन के तौर पे पैसा ना देकर उन्हें उसकी एवज में एक जमीन का ऐसा टुकड़ा दे दिया जाए जो उसकी आय से वो अपना सब कुछ चला सके, या उसकी एवज में उनको एक वो जमीन दे दी जाती थी, एक जागीर दे दी जाती थी सेवा के बदले। तो ये इक्ता प्रणाली थी, इसकी भी स्थापना आपके जो इल्तुतमिश ने किया था वो किया था। अब रजिया के बारे में 2-3 फैक्ट है दोस्तों कि रजिया का जो सेनापति था वो याकूत था। सेनापति कौन था? याकूत। याकूत इसके सेनापति का नाम था। और जो रजिया का विवाह वो था एक बठिंडा का गवर्नर था, अल्तुनिया। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी रजिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली सल्तनत से ही है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया था? देखिए दोस्तों, ये जो हुआ था वो हुआ था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी वंश का शासन, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसकी स्थापना जो आपके बहलोल लोदी ने, इसमें 3 ही शाखाएं स्थापना करी थी। बहलोल लोदी ने 1451 के लगभग, और ये आपका फिर इसके बाद में सिकंदर लोदी, और जो लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जिसको हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने और मुगल वंश की स्थापना करी थी। इसी सिकंदर लोदी के काल में, सिकंदर लोदी के काल में ही जो इसका एक वजीर था मियां भिया, इसका जो वजीर था उसका नाम था मियां भिया। मियां भिया, इसने ये जो मोट की मस्जिद थी इसका निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, जो लोधी वंश था उसमें ये था कि जो सिकंदर लोधी था ना, इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी है। जिसने एक तो सबसे जो मुख्य कार्य किया था वो किया था 1504 में आगरा शहर बसाया था इसने। सबसे जो अच्छा काम किया था वो किया था आगरा शहर बसाया था इसने आपका 1504 ईस्वी में, और इसी को 1506 में राजधानी बनाई थी। और ये पहला ही था जो इसने क्या नाम से जो आगरा को राजधानी बनाई, ये पहला वंश था। और ये भारत में जो अफगान थे, जो पहला अफगानी वंश था भारत का, जो दिल्ली सल्तनत में अपना राज्य स्थापित किया था। सिकंदर लोधी फारसी में कविताएं लिखते थे, फारसी में कविताएं लिखते थे गुल रुखी नाम से। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखते थे, ये फारसी में। ठीक है दोस्तों, और जो आपका जो ये था क्या नाम से
सिकंदर लोदी, इसका शासनकाल ये मानते हैं कि लगभग इसका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1489 से लेकर 1517 तक। इसके बाद में इब्राहिम लोदी बना और इब्राहिम लोदी को हराकर क्या नाम से मुगल शासक बाबर ने उसको हराकर दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर क्या नाम से मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए दोस्तों, ये जो अधिनियम था वो आपका पारित किया गया था 1878 में। देखिए दोस्तों, इस समय 1878, देखिए वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था वो था सीधा सीधा कि भारतीय जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ऐसा नियम लेके आए थे, जो उस समय के आपके जो गवर्नर जनरल थे, उस समय तो वाइसराय हो गए थे, तो उस समय जो वाइसराय थे आपके वो थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन लेके आए थे जो आपका ये अखबार था। ये इस अखबार में ये कहा गया था कि जो भी भारतीय भाषाओं में जो अखबार छपते हैं, अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक चीज छापी तो उसको सरकार जो प्रकाशन करते हैं उनकी पूरी संपत्ति और जो मुद्रणालय है, प्रिंटिंग प्रेस, उसको जब्त कर लिया जाएगा और इसके खिलाफ आप कहीं पे अपील भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत जो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध जो लगाने वाले एक्ट आए थे, उसमें सबसे खतरनाक माना जाता है लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो इसको गैंगिंग एक्ट भी बोलते हैं या मुंह बंद करने वाला एक्ट भी बोलते हैं। ये दोस्तों 1878 से लेकर 1882 तक रहा था। जो इसका कार्यकाल था वो रहा था आपका 1882 तक, और इसकी जो समाप्त किया था वो किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था 1882 में। इस अधिनियम के द्वारा दो उस समय की जो प्रमुख जो सरकार की नीतियों का विरोध करती थी, दो पत्रिकाएं आपकी सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका। सोम प्रकाश जो विद्यासागर जी निकालते थे, और एक आपकी दूसरी जो पत्रिका है वो थी आपकी अमृत बाजार। ये दोनों पत्रिकाएं रातों रात ये आपकी सोम प्रकाश को तो इन्होंने बंद करवा दिया, जो कि अमृत बाजार जो पत्रिका थी ये बांग्ला भाषा में छपती थी, इसने अपना जो रातों रात जो प्रकाशन था वो अंग्रेजी में कर दिया था, इसलिए ये बच गया था। ठीक है दोस्तों, ये था आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? देखिए दोस्तों, इससे पहले ये जो आपकी ये थी, इसका जो गठन किया गया था वो दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में किया गया था 1928 को। इसका जो गठन किया गया था दोस्तों, उससे पहले की जो अपन पृष्ठभूमि देखे या जो पहले की घटनाएं देखे वो थी कि 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इसकी स्थापना करी गई थी। जो कुछ लोग थे,
क्रांतिकारी लोग थे इन्होंने, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सच्चिदानंद जो सान्याल थे, उन्होंने मिलकर कानपुर में इसकी स्थापना करी थी। और इनका जो मुख्य जो लक्ष्य था ये था सशस्त्र क्रांति कर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना। जो इन्होंने यहाँ से जो स्थापना कर रखी थी उसको उखाड़ के फेंकना। लेकिन दोस्तों इसी समय जो ये मतलब बढ़िया से ये पार्टी अपना काम कर रही थी, उसी समय एक बहुत ही अप्रिय घटना घटी क्रांतिकारियों के साथ। 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड। काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र। इस कांड में बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह, इनको फांसी हो गई और ये जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था ये एकदम बिखरने से लग गया। और बहुत सारे जो उनको इसके साथ में थे इनको जेल हो गई, और इनके मिलने से एक तरीके से ये जो आपका संगठन था ये डगमगा गया। फिर इसके बाद में कुछ समय बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह जो ये आसपास के क्रांतिकारी, इन्होंने मिलकर जो एक सुभाष, ये क्या नाम से आपके भगत सिंह थे, इनकी जो एक संस्था थी भारत नौजवान सभा, उसको मिलाकर 1928 में जो आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? देखिए दोस्तों, रोलेट था ये 1919 को आया था, और इसकी जो लाने का जो मेन उद्देश्य था, इसकी जो उद्देश्य था अंग्रेजों का लाने का, वो मुख्य उद्देश्य ये था कि इस समय जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, जो भारत में जो एक देश प्रेम उमड़ रहा था, और जो चीजें अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी, उसको दबाव में लाने के लिए या क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एक एक्ट लेके आए थे सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, जिसको बोला गया था रोलेट एक्ट। इस एक्ट का जो सरकारी नाम था वो था, सरकारी नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। मतलब क्रांतिकारियों पर मुख्यतः रोक लगाने के पर्पस से लाया गया था, और इसमें साफ साफ लिखा गया था कि ना वकील, ना दलील, और ना अपील। देखिए दोस्तों, इसमें ये था कि जो एक्ट था इसमें ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति पर जरा सा भी संदेह मात्र होने से उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना उससे कोई वकील करने की है, मतलब जो आजादी दी जाएगी, ना उसे कहीं भी न्यायालय में जाने दिया जाएगा, ना वकील, ना अपील, ना दलील, कोई भी बात नहीं। उसे एक संदेह के नाम मात्र पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसीलिए इसको बोला गया काला कानून। ठीक है दोस्तों, इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करने का जो अपना फैसला था वो लिया, और इन्होंने पूरे भारत में इसके खिलाफ हड़ताल करने का ऐलान किया। और इसी के विरोध में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने व्यवस्थापिका से, केंद्रीय जो व्यवस्थापिका थी वहां से अपनी सदस्यता त्याग दी थी, यानी अपनी उससे त्याग पत्र दे दिया था। किन्होंने? मोहम्मद जो अली जिन्ना थे और क्या नाम से आपके मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका,
ये दोस्तों आपका जो करंट का है उसमें है कोविड का, जिसमें कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है। कोरोना वायरस के लिए एक अध्ययनाधीन टीका, कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था। ये दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा। कोरोना इस समय चल ही रहा है, कोरोना की वजह से बहुत सारा जो चीहान के ये क्या नाम से बहुत सारा नुकसान हुआ है, और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चीन के वुहान शहर से हुई थी, और धीरे धीरे इसने पूरे विश्व को ही अपनी चपेट में ले लिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वो है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा में ये जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कला, साहित्य, विज्ञान इनकी सही से जो बहुमत नहीं मिल पाता है, या इनकी जो लोग हैं उनसे चुन के नहीं आते, तो उनको इन जो है चीजें उनमें से 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है। 12 सदस्य ये चुन सकते हैं। वैसे अपनी जो क्या नाम से संसद होती है उसके दो पार्ट है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। जो उच्च सदन है उसकी जो जिसे अपन राज्यसभा भी बोलते हैं, इसकी जो अधिकतम जो संख्या होती है वो 250 होती है, जिसमें से अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो सदस्य हैं 245 सदस्य जो हैं वो हैं। और ये जो बाकी जो सदस्य 12 सदस्य के अलावा जो सदस्य बनते हैं वो संघ की अलग अलग इकाइयों से चुनकर उनका प्रतिनिधि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये करंट से है, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को निम्न में विभाजित किया गया है, यानी कितने विधानसभा क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 68 विधानसभा क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों ये एक जो है वो इस जो आपका जो नृत्य है कुचिपुड़ी इनसे संबंधित है। इसकी ये बहुत ही अच्छी जो नर्तकी रही हुई है। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए इनको जो अपनी यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, इनको अभी क्या नाम से 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। इसी में इनको क्या नाम से ये जो कुचिपुड़ी है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका है, हेमिस गोम्पा त्योहार कहां का मनाया जाता है। यह आपका मनाया जाता है लद्दाख का। ये दोस्तों एक हेमिस गोम्पा जो त्योहार है जो आपका ये मनाया जाता है, जो भगवान पद्म संभव है उनके गुरु जो रिमोटा मोच हैं उनकी याद में मनाया जाता है। ये मतलब एक जो ये जो त्योहार है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इस पर जो मुख्य रूप से जो इनका प्रभाव दिखता है वो बौद्ध धर्म पे होता है, और ये जो तिब्बत वाली जो शाखा है ना उसका प्रभाव इस पे ज्यादा दिखाई देता है। और ये मुख्य रूप से जो मनाया जाता है ना वो मनाया जाता है जून जुलाई के माह में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 2017 में वुशु में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों ये जो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों ये था करंट का। उस समय जिस समय ये चैंपियनशिप चल रही थी उस समय एग्जाम थी इसके बाद में, तो ये क्वेश्चन आया है ना दोस्तों। अब जैसे जो क्वेश्चन जो अब वर्तमान में जो खेल होंगे उनके होंगे तो उनके क्वेश्चन पुटअप होंगे। हालांकि ये पिछला जो पेपर था उसमें था, इनका आंसर है पूजा कादियान। तो ये उस हिसाब से कर लेना दोस्तों। जो करंट अफेयर है तो ये जिस समय पेपर हुआ था तो उसके हिसाब से करंट अफेयर का पूछा गया था, और जो अब जो करंट अफेयर होगा तो ये उस हिसाब से किया जाएगा। और ये जो विश्व चैंपियनशिप में जो हुई थी वुशु में 2017 में, इसमें ये जो खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय पूजा जी ही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अपने हिसाब से जो करंट अफेयर में उसमें
डेली देखते रहिए दोस्तों। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध है, कुछ जो भारतीय इतिहास में जो कुछ युद्ध हुए हैं, उन्होंने एक तरीके से पूरे इतिहास को बदला है। चाहे से आप खानवा का युद्ध देखो, पानीपत का युद्ध देखो, आपके जो क्या नाम से तराइन के जो युद्ध देखो, ये जो युद्ध हुए ना, इन्होंने पूरा एकदम से पूरी हिस्ट्री ही बदल के रख दी। अगर अपन तराइन के दोनों युद्ध देखें तो उसमें आपका मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध देखें तो इसमें आपकी बाबर ने सत्ता स्थापित की। दूसरा देखें तो अफगानों से मजबूती, इसमें अकबर जीतेगा तो अफगानों से मजबूती होगी। तीसरा जब देखें तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को फायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले ये पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ। अच्छा दोस्तों, एक और बात ये बता रहा हूं मैं कि पानीपत ही क्यों, मतलब और भी बहुत सारी जगह होती थी लड़ाई लड़ने के लिए, मतलब 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के अकेले मैदान में, तो यानी कोई तो इंपोर्टेंस ही रही होगी। इसमें यह था कि थोड़ा जो उस समय जो क्षेत्र था, मतलब राजधानी थी दिल्ली, तो जो दिल्ली के शासक थे वो भी आसानी से ये हरियाणा की तरफ आ जाते थे, और एक वहाँ का वेदर भी थोड़ा ठीक था, पानी की व्यवस्था भी थोड़ी ठीक थी, और दिल्ली राजधानी भी सेफ रहती थी, और जो बाहरी लोग से जो आक्रमणकारी आते थे वो भी वहाँ के ठहर जाते थे। तो इसलिए इस पानीपत में युद्ध होने के कारण कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या कारण थे कि वहाँ, है ना, तो अपनी बता सके कि वो एक राजधानी से दूर पड़ता था तो जान मान की हानि भी नहीं होती थी, राजधानी सेफ रहती थी, एक अच्छा वो जगह मिल जाती थी उनको, है ना। तो ये जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, वो युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था आपका इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। देखिए दोस्तों, ये बाबर जो मुगल वंश के थे, पहले शासक थे जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। इससे जो दिल्ली सल्तनत पर जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी 1206 से लेकर, दिल्ली सल्तनत चल रही थी आपकी 1206 से लेकर 1526 तक, ये दिल्ली सल्तनत का काल है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्थापना करी थी, और अंतिम जो शासक था वो लोदी वंश था। इसमें दिल्ली सल्तनत में भी आपके 4-5 जो वंश आएंगे कि गुलाम वंश हो गया, फिर उसके बाद में खिजली वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, ये 3-4 उसमें आएंगे। फिर उसके बाद में 1520 में जो अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी, ये उसको मारकर पानीपत के युद्ध में और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी। और इसमें बाबर के जो जीत के जो मुख्य कारण बताए जाते हैं, वो बताए जाते हैं कि एक श्रेष्ठ जो नेतृत्व किया था वो बाबर ने किया था। उसके साथ में इसकी एक तो सबसे बड़ी जो युद्ध पद्धति थी वो थी तुलगमा युद्ध पद्धति। तुलगमा युद्ध पद्धति दोस्तों, ये एक युद्ध पद्धति थी जो बाबर ने सीखी थी उज्बेगों से। बाबर ने ये पद्धति जो सीखी थी वो उज्बेगों से सीखी थी। और इसमें क्या होता था कि दोस्तों, शत्रु को दोनों तरफ से घेर कर उस पर अटैक किया जाता था, और कुछ सेना अपनी आराम करने के लिए रख दी जाती थी। जब शत्रु सेना थोड़ी थक जाती थी पहले वाले सैनिकों से लड़कर, फिर उसके बाद में जो अपनी जो आराम करने वाली जो सेना थी उसको एकाएक ये उनसे युद्ध करने के लिए भेजते थे। तो जो थके हुए थे
वो नए जो सैनिक आए उनसे मुकाबला नहीं कर पाते थे और वो हार जाते थे। तो ये तुलगमा युद्ध पद्धति है। और एक सबसे जो बड़ा वो था बाबर का तोपखाना। ठीक है दोस्तों, जब इब्राहिम लोदी मैदान में लड़ने के लिए गया था तो उसके साथ में मतलब भारतीय सेनाओं में अधिकतर हाथी होते थे, है ना। तो जब हाथी बहुत सारे थे उसकी सेना में, लेकिन जब बाबर अपने साथ जो तोपे लेके आया था ना, तो वो तोपे छोड़ी ना, क्योंकि इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने। और जब तोपे दागी गई इब्राहिम लोदी की सेना पर, तो जो उनके हाथी थे वो तोपों से मतलब बिगड़ गए और गुस्सा हो गए, और वो सीधे उसी तरफ दौड़े जिस तरफ आपकी जो इसकी जो सेना थी, और उन्होंने सेना में भगदड़ मच गई और ये हार गया और दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश का स्थापना हो गई। फिर इसके बाद में आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये लड़ा गया था आपका पानीपत का जो सेकेंड वॉर है, पानीपत का जो सेकेंड युद्ध है वो लड़ा गया था आपका 5 नवंबर 1556 को। ये लड़ा गया था आपके जो हेमू और अकबर के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में लड़ाया गया था। इसमें हेमू विक्रमादित्य था, उसकी हार हुई और अकबर इसमें विजेता हुआ। इसमें हेमू को बहुत बड़ी क्या नाम से सफलता मिल रही थी, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक तीर उसकी आंख में आ लगा और उसी समय हेमू गिर गया और हेमू की सेना में खलबली मच गई और हेमू हार गया। हेमू अंतिम जो राजा था, ऐसा मानते हैं कि नंबरिंग में 14वां राजा था, और जिसने क्या नाम से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसमें जो महन इंपॉर्टेंट भूमिका जो निभाई थी जो बैराम खां था, वो हुमायूं का भी बहुत वफादार था और अकबर का भी। तो उसकी वजह से ही ये द्वितीय जो पानीपत का युद्ध था उसमें अकबर की विजय हुई थी। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। यह युद्ध हुआ था आपका, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ, उस समय सदाशिवराव भाऊ और अब्दाली के बीच में। इस समय जो आपके जो मराठा पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव, जो तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव वो थे, और उनका लड़का भी था विश्वासराव। तो ये 14 जनवरी 1761 को आता इसी मैदान में। इसमें अब्दाली की विजय हुई थी, इसमें अब्दाली की विजय हुई थी और क्या नाम से मराठों की पराजय हुई थी। दोस्तों इसमें ऐसा मानते गए, ऐसे इतिहास में ये देखने को मिला है कि 1761 की वजह से जो एक बड़ी जो शक्ति उभर रही थी मराठा, क्योंकि उस समय 1707 के अंदर आपका जो अंतिम मुगल शासक था, अंतिम क्या जिसे तरीके से अंतिम एक अच्छा और मजबूत जो औरंगजेब था मुगल राजा, 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो आने वाले जो मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह, फारूक सियर वगैरह, ये बहुत ही कमजोर जो शासक हुए, उसकी वजह से गिर गया था मुगल वंश। तो उसकी जो मुगल वंश की जो एक खामी नजर आ रही थी, या जो एक रिक्त स्थान हो गया था कि अगली शक्ति कौन होगी, तो लोग उस समय ये लगाई जा रहे थे कि मराठा उस स्थान को भरेंगे, कि मराठा आकर एक राष्ट्रीय शक्ति बनेंगे। लेकिन एक अदूरदर्शिता के कारण मराठा पानीपत के थर्ड वॉर में हार गए और उसका अप्रत्यक्ष लाभ अंग्रेजों को मिला, क्योंकि उस समय आपके जो मैसूर था, ये जो शक्तियां थी बंगाल वगैरह, यहां पर प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में क्या नाम से ये मराठे आपके प्लासी के युद्ध में
क्या नाम से अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, अक्सर का तो 64 में हुआ था, लेकिन जो काफी सारी शक्तियां थी उन पर इन्होंने वो कर लिया था। और जो ये इंपॉर्टेंट जो शक्ति बची हुई थी मराठे, इनको हराकर इनका पतन हो गया, और जो जो एक स्थान जो खाली हुआ था उसमें अंग्रेज आ गए। इसमें हारने का मराठा को यही कारण था कि किसी भी भारतीय राजा ने इनकी हेल्प नहीं करी। उल्टा जो भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल थे उन्होंने भी मना किया था पेशवा को कि अभी आप, और सदाशिवराव भाऊ को भी, कि अभी आप युद्ध ना करें, उसके बाद में युद्ध करें। और जो अफगान सरदार था रोहिला और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इन दोनों ने आपके अहमद शाह अब्दाली की हेल्प की थी। तो ये दोस्तों आपका पानीपत के 3 ओवर हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्था है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए आपकी जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी क्या नाम से, ये दोस्तों ये शायद प्रिंटिंग में ऐसा हो गया, 1982 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो ये दोस्तों ये जो एक शीर्ष है, ये जो कृषि और जो ग्रामीण जो कृषि में जो हेल्प के लिए जो ऋण दिए जाते हैं ना, उसकी एक राष्ट्रीय लेवल की अपनी एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। और इसका जो क्या नाम से जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में, है ना। 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है। ये दोस्तों सभी को पता है कि भारत में 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना की जाती है वो 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। दोस्तों ये जनगणना जो की जाती है उसकी शुरुआत की थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना स्थापना मतलब जनगणना स्टार्ट हुई थी। और इसको जो स्थायी रूप से क्रमबद्ध रूप से कि लगातार हर 10 साल में जनगणना होगी, उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन 1881 में, क्योंकि 1881 में लॉर्ड रिपन ही वाइसराय थे। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो अपना प्रेस एक्ट था वर्नाक्यूलर, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी। बहुत ही अहम क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने 300 साल तक मतलब बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया था अंग्रेजों ने, ये एक कंपनी के रूप में आए थे। ये दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब इसमें 3-4 फैक्ट है दोस्तों। इस समय वहां की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। इस समय भारत में किसका राज है, अकबर का, क्योंकि अकबर का कार्यकाल रहा था ना 1605 तक, तो इस समय अकबर का था। ठीक है दोस्तों, ये एक निजी कंपनी थी। दो 217 लोगों ने मिलकर 217 शेयरधारकों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसमें शेयर होल्डर थे। और ये जो 21 वर्ष के लिए महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों से
व्यापार करने के लिए इस कंपनी को एक जो अधिकार पत्र था वो दिया था कि आप पूर्वी देशों से 21 वर्ष के लिए व्यापार करें। फिर इसके बाद में हर एक जो आया एक्ट जो लाते गए उसे 20-20 साल के लिए इन्होंने इनका बढ़ाते गए। इनका जो मुख्य जो कार्य था वो था पैसा कमाना। जो उद्देश्य स्थापित की गई थी वो था पैसा कमाना। देखिए दोस्तों, एक क्रम भी आता है कि भारत में 3-4 जो विदेशी कंपनियां थी वो आई थी, जिसमें सबसे पहले आपका आया था पुर्तगाल, वास्को डी गामा 1498 में। पुर्तगाल जो पुर्तगाली थे वो आए थे 1498 में। फिर उसके बाद में आए थे 1602 में डच आए थे आपके 1600 इसमें। 1608 में ये अपनी जो अंग्रेज थे ये आए थे। हालांकि हाँ दोस्तों, ये 1600 में स्थापना जरूर हो गई थी, लेकिन ये आए थे 1608 के लगभग। और 1616 में डेनिश कंपनी, 1616 में डेनिश, और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो 1616 में आई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भांगड़ा नृत्य। सब लोग जानते हैं दोस्तों भांगड़ा कहां का प्रसिद्ध है। भांगड़ा होता है पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सती प्रथा को रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती जो विनियम के तहत इसे प्रतिबंध किया गया था? ये किया गया था 1829 में। 1829 में जो आपका उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था, देखिए दोस्तों, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि पति के खत्म होने पर स्त्रियों को उसमें 7 चिता में बैठा दिया जाता था। पहले दोस्तों ये धीरे धीरे एक धार्मिक कार्य था, धीरे धीरे एक कुप्रथा बनती गई धीरे धीरे। और इसमें क्या नाम से इसका जो पुरजोर विरोध किया था वो किया था राजा राम मोहन राय ने। और इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के क्या नाम से प्रयासों से जो सती प्रथा पर रोक लगाई वो लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो उस समय गवर्नर जो जनरल थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पे वो लगाई राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? देखिए दोस्तों, जो स्थल हैं वो आपके 8। इसमें से आपके मुख्यतः 8 जगह हैं, जिसमें से 6 तो आपके किले हैं दोस्तों। 6 जो किले हैं वो हैं, और एक आपका जंतर मंतर है जो वेधशाला है, और एक आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है। ये 6 जगह हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक तो ये है, एक आपका जंतर मंतर है। ठीक है दोस्तों, 2 जगह होगी और आपके 6 किले हैं, जिसमें से आपका
चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, गागरोन का किला हो गया, जैसलमेर का किला हो गया, रणथंबोर दुर्ग हो गया, है ना, और ये आपका आमेर फोर्ट हो गया। ये आपके 6 किले हैं, है ना, आमेर, रणथंबोर, आमेर, रणथंबोर, चित्तौड़, जैसलमेर, गागरोन, आमेर, और एक और आपका बच गया कुंभलगढ़। 6 जिले दोस्तों। इसमें से जो आपके, हाँ 6 हो गए, इसमें से आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जंतर मंतर हो गया, 6 किले हो गए, आमेर, चित्तौड़, जैसलमेर, रणथंबोर, गागरोन और कुंभलगढ़। ये आपके 6 जिले हो गए। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये देखिए दोस्तों, ये बनवाया गया था, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है, ये रानी कनकावती थी, इनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। ये मंदिर बनवाया था रानी कनकावती ने। इनके पुत्र थे जगत सिंह, कनकावती का पुत्र था कनकावती, और जो मानसिंह प्रथम थे, आमेर के जो राजा थे, ये क्या नाम से, मानसिंह, जो अकबर के दरबार में रहते थे, है ना, उनका लड़का था कनकावती मानसिंह का मानसिंह प्रथम के जो थे लड़के जगत सिंह, उसके याद में, क्योंकि जो जगत सिंह थे इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, और इनकी जो माँ थी वो चाहती थी कि मेरे पुत्र को हमेशा याद रखा जाए, तो उसी की याद में, या उसी की याद को हमेशा बनाए रखने के लिए एक इस मंदिर का निर्माण करवाती हैं, जिसे नाम दिया जाता है इन्हीं के नाम पे जगत शिरोमणि मंदिर। ये दोस्तों इसमें जो मूर्ति जो लगी हुई है, वो मूर्ति लाई गई थी मानसिंह के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग से। जब मानसिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो वहां पर ये जो मूर्ति रखी हुई थी, और ये जो मूर्ति रखी हुई थी वो रखी हुई थी आपके जो वहां कृष्ण मीरा का जो मंदिर था, जो मीरा मंदिर है, मतलब वहां का मंदिर था, जिसमें ये वो मंदिर था, और ये उस मंदिर में वो मूर्ति रखी हुई थी जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। ये वही मूर्ति थी जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन करती थी? आपकी मीराबाई। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो इसमें जो मीरा मंदिर था, मीराबाई के नाम पर जो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में जो मंदिर बना हुआ था, उसको मीरा मंदिर नाम से बोलते थे। उस मंदिर का निर्माण करवाया था मीराबाई के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सांगा ने, जो इसका ससुर था। जो महाराणा सांगा थे, संग्राम सिंह मेवाड़ के राजा, उसकी ये पुत्र वधू थी, जो इनका लड़का था भोजराज, उनकी वाइफ थी मीराबाई, और ये उस मंदिर में पूजा करती थी। जब आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस मूर्ति को उठाकर ये आमेर ले आए, और इसी मूर्ति को इस जगत शिरोमणि मंदिर में आपके जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, इसको वहां स्थापित करवाया। ये कृष्ण की जो काली प्रतिमा है उसको स्थापित करवाया, और इसी कारण इस मंदिर का नाम मीरा मंदिर पड़ा। मीरा मंदिर से कृष्ण मीरा मंदिर भी बोलते हैं। दोस्तों इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि विश्व में ये एकमात्र मंदिर है जिस मंदिर में कृष्ण के साथ साथ मीराबाई की मूर्ति भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता सेना विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इनका नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक थे दोस्तों,
ये जो भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व थे और ये मतलब स्वतंत्रता में मतलब सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। फिर जब अंग्रेजों को इनके बारे में पता लगा तो इन्होंने अपनी जो पहचान थी उसको छिपाने के लिए, पहचान को छिपाने के लिए इन्होंने अपना नाम भूप सिंह से विजय सिंह पथिक कर लिया और एक शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। ये जब जो सीधा साधु सीताराम दास जी हैं जो मेवाड़ के थे, उसके संपर्क में आने के बाद ये सीधे जुड़ गए बिजोलिया किसान आंदोलन से, जो राजस्थान में जो चल रहा था आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। लगभग 1897 से 1941 तक ये चला था, लगभग 44 वर्षों तक, 44 वर्षों तक ये राजस्थान का पहला था ये आंदोलन था और ये सबसे लेट तक चला, 1941 तक चला ये लगभग। इसमें जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जो ये जुड़े विजय सिंह पथिक जी, इन्होंने एक नई दिशा दी। जो बिजोलिया किसान जो आंदोलन था, इन्होंने इसकी अच्छे से चलाने के लिए एक जो आपका ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना थी, वो ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने की। 1917 में जो आपकी ऊपरमाल, और इसका जो सरपंच बनाया वो मन्नालाल पटेल को बनाया था उसमें ना। इसमें इन्होंने क्या नाम से, विजय सिंह जो पथिक जी थे वो गांधी जी के कहने पर इन्होंने जो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी 1919 में वर्धा में, और यहाँ का एक जो समाचार पत्र निकाला। फिर उसके बाद में इन्होंने 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर ले आए। तो और इन्होंने क्या नाम से 1910 में केसरी सिंह जो बारहट थे उनसे मिलकर, और जो अपना 1910 में था वो वीर भारत सभा की इन्होंने स्थापना करी, और इसे सुचारू रूप से मतलब एक तरह से सक्रिय रहे ये किसान आंदोलन से। हालांकि लगभग इन्होंने 1927 में इस आंदोलन से दूर हो गए थे। उसका कारण ये था कि जो लगान जो बढ़ाया था उसको देने से इन्होंने मना कर दिया था, और इन्होंने बोला था कि आप जमीन को परती छोड़ दो। परती का मतलब बाओ ही मत, जमीन को बाओ ही मत, मतलब उसमें कुछ खाली छोड़ दो। तो उस चीज का कई किसानों ने इन्होंने फायदा उठाया और वो जमीन खरीद ली जो खाली पड़ी हुई थी, और जो किसान जिन्होंने जमीन छोड़ी थी, मतलब फसल नहीं बोई थी, तो वो जमीन से बेघर हो गए। तो इस वजह से फिर ये थोड़ा दूर हो गए थे बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक टिकट जो आपका जारी किया था, वो किया था 1976 में। आपके 1976 में ये डाक टिकट जो जारी किए थे, और ये दोस्तों वही क्या नाम से हीरालाल शास्त्री जी हैं जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ संस्थान था उसकी स्थापना करी थी, और क्या नाम से इनका जो मुख्य रोल रहा था वो भारत का जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें भी अहम रोल रहा था, और इन्होंने वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे 1949 में। देखो दोस्तों, इनका जन्म जोबनेर के पास हुआ था 1899 के लगभग, है ना, जो जयपुर के पास में है जोबनेर, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों ये जो इनके पिता थे ये थे क्रिकेट से संबंधित। मोहनलाल जो सुखाड़िया थे वो मतलब राजस्थान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का इनके पास गौरव है, जो इन्होंने 17 वर्ष तक मतलब राजस्थान का ये मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम
किस वर्ष में पारित किया गया? ठीक है दोस्तों, ये जमींदारी और विश्वेदारी, यानी जो जमींदार होते थे जो लगान लेते थे, है ना, और ये विश्वेदारी है, ये दोस्तों एक जमीन की इकाई है, बिस्वा, जिसे अपन बिस्वा बोलते हैं। इस पर 1959 में, फोर्थ आंसर आपका 1959 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? ये दोस्तों आपका जो किया गया था, ये 26 जनवरी 2008 को किया था। उस समय वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल चल रहा था, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 4117 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, आपके जो हमने जो बोला था कि 41 से 90 तक जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाऊंगा, उसका ये फर्स्ट पार्ट था 41 से 65 तक। अब जो अगले जो 65 से 90 तक जो क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए चीज़ों को और पढ़िए और अपनी मेहनत लगातार करते रहिए दोस्तों, सफलता आपके हाथ में होगी जल्द। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।